फ्रेंड्स, मैं सीए श्रुति सिंघल। आज हम सीए फाइनल आईडीटी न्यू कोर्स में मीनिंग ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 के ऊपर कुछ बातें करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में लिखा है स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होगा। सप्लाई इंक्लूड्स, उन्होंने सप्लाई को डिफाइन किया इंक्लूसिव मैनर में। दो टाइप्स की डेफिनेशन होती है, एक स्टार्ट होती है मीन्स से और एक स्टार्ट होती है इंक्लूड्स से। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मीन्स वाली जो डेफिनेशन होती है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। एग्जॉस्टिव मतलब जो उसमें लिख दिया बात बस उतना ही, और उससे ज्यादा कुछ उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं निकाली जा सकती। जहाँ की इंक्लूड्स वाली जो डेफिनेशन होती है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन कहलाई जाती है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जो कॉमन पार्लेंस में उस शब्द का मतलब निकल के आता है वो तो है ही है, बाकी ये भी इंक्लूड कर देना जो कि हम लिख के दे रहे हैं। जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है ये वाइड स्कोप की डेफिनेशन होती है। ये डेफिनेशन का स्कोप एनहांस कर देती है, क्योंकि जो कि कॉमन पार्लेंस में निकल के आ रहा है मतलब उस वर्ड का वो तो है ही है, बाकी ये भी इंक्लूड कर देना। तो जो जिसकी चीज को इंक्लूसिव टर्म्स में डिफाइन किया जाए मतलब वो एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन है। यहाँ की एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नैरो डेफिनेशन कही जाती है। वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जितना उसमें लिखा गया है बस उतना ही मीनिंग तक सीमित रहेगी। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स विद इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज। इसमें थोड़े से शब्द यूज करें सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए। सच एज मतलब ये एग्जॉस्टिव वर्ड्स नहीं है, इनके अलावा भी कोई सर्विस रेंडर होगी जो कि इन वर्ड को कंप्लाई नहीं करती होगी, उसको भी सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे। सच एज मतलब इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आगे अग्री, तो वो वर्ड्स हैं सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्री टू बी मेड मतलब अभी करंट का कॉन्ट्रैक्ट है या फ्यूचर में वो सप्लाई होएगा, दोनों को इंक्लूड करते हुए बोले हैं फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सप्लाई किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई कहना है तो उसको दो ट्विन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए, सेकंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो वर्ड सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में। उन्होंने लिख दिया कि अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए तो सप्लाई 7(1) ए में ही हो गया। अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसकी एक एक्सेप्शन दे दी कि तो आप चेक कर लेना 7(1)(b। तो कंसिडरेशन अग्री बट बिजनेस नहीं है तो भी वो सप्लाई हो सकती है अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। उन्होंने लिखा 7(1)(b) में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन हो रहा है वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस में की डेफिनेशन है सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसीवर इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बन जाता है।
import of service for personal purpose, personal ही हो गया ना, अगर not in the course or furtherance of business हो गया तो personal purpose is also considered as supply. For example, एक मशहूर एक्टर है मिस्टर अमित, वो लंदन से एक आर्किटेक्ट को बुलाते हैं उनका घर बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए। तो क्या ये पर्सनल पर्पस है? यस। क्या इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? वो आर्किटेक्ट लंदन के आर्किटेक्ट को पैसे देंगे, हाँ ऑफ कोर्स 5 लाख रुपीस देंगे। और क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है? हाँ। सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रिसीवर इन इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। इन दिस केस ये जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई के दायरे में इंक्लूडेड है और इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 made or agreed with the agreed to be made without consideration. अगर consideration नहीं है बट बिजनेस है, इन दोनों में दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिजनेस है बट कंसिडरेशन नहीं है, तो शेड्यूल 1 चेक करना है। अगर शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है देन इट बिकम सप्लाई इन टर्म्स ऑफ 7(1)(c). मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो सप्लाई है अंडर 7(1)(a). अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई है जो कि है कंसिडरेशन वाली बट बिजनेस सेटिस्फाई नहीं है, तो हमारे को देखना है कि क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है देन इट बिकम्स अ सप्लाई अंडर 7(1)(b). अगर कंसिडरेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है बट बिजनेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई है और वो सप्लाई लिस्टेड है शेड्यूल 1 में, then it becomes a supply under 7(1)(c). एक बारी हम ये शेड्यूल 1 भी पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 1 में लिखिए सबसे पहले परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। मतलब परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए बिजनेस एसेट का जिसपे आईटीसी ले लिया हो। सपोज हम एक लैपटॉप परचेज करते हैं और इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर लेते हैं, इस पे जो आईटीसी है वो भी क्लेम कर लेते हैं। 2 साल बाद हम इसी लैपटॉप को अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो क्या ये जो ट्रांजैक्शन है इस पे जीएसटी लगेगा? इसमें कंसिडरेशन है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिजनेस है? हाँ बिजनेस का ही तो लैपटॉप था। तो शेड्यूल 1 चेक किया तो ये क्या परमानेंट डिस्पोजल है? हाँ जी। बिजनेस एसेट है? हाँ जी। जिसपे आईटीसी अवेल किया था? हाँ जी। तो शेड्यूल 1 की पैरा नंबर 1 की जो ट्रांजैक्शन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये बिना कंसिडरेशन होने के भी बाद ये सप्लाई है और इस पे जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कि क्या, आपकी एक ब्रांच, आप बैठे हो दिल्ली में, आपकी एक ब्रांच है हरियाणा में, आप उसको स्टॉक ट्रांसफर करते हो, तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 है? हाँ है। इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? ऑफ कोर्स यस। इसमें क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? नो। क्यों?
जबकि इसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व नहीं है. देयर इज कंसिडरेशन नो, बिजनेस यस, प्लस शेड्यूल 1 की पैरा 2 में ये स्टेटेड है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है और इस पे जीएसटी लेवी होगा. इसी की वजह से है जो भी स्टॉक ट्रांसफर हम करते हैं उस पे हमारा जीएसटी लेवी होता है. उन्होंने एक एक्सेप्शन निकाल दी क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड है, तो उन्होंने एक एक्सेप्शन लिख दी कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा which is not exceeding 50,000 in financial year, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, shall not be treated as supply, और उस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट where agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal. अगर एजेंट कोई भी सेल या परचेज प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है और उस पे वो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं भी ले रहा है तो भी वो प्रिंसिपल एजेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई मानी जाएगी शेड्यूल 1 पैरा 3 में. बट माइंड करना कि इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स ही लिखा है, सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज का जिक्र नहीं किया है. ठीक है. मूविंग ऑन, लास्ट पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने अभी डेफिनेशन समझी. बाय अ पर्सन from a related person or from any other establishment outside India in the course or furtherance of business. अगर कोई हम import of service करते हैं from a person outside India in the course or furtherance of business प्लस रिलेटेड पार्टी जो बाहर बैठी है जिससे हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी हैं वो हमारी रिलेटेड पार्टी है, इसलिए हमने उससे कोई कंसिडरेशन नहीं ली. हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी, हमने उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दी, तभी भी ये ट्रांजैक्शन जीएसटी में इंक्लूडेड होगा और इस पे जीएसटी लगेगा. सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होगा और इस पे जीएसटी लगेगा. एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हमारी एक ब्रांच है बैंकॉक में और हम बैठे हैं यहाँ दिल्ली में. ब्रांच से हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं बट उसके लिए उसको कोई कंसिडरेशन नहीं देते. तो क्या ये बिजनेस पर्पस है? यस. कंसिडरेशन है? नो. क्या शेड्यूल 1 की सप्लाई है? यस, because this is import of services from a related person. That's why it is supply under schedule 1 para 4, and that's why it will be considered as a supply and will be leviable to GST. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.